का मंदिर है। तो आपकी आवाज वहां तक पहुंचे जोरदारी से, मैं दोबारा कहूंगा, बोलिए गिरिराज महाराज की। परम श्रद्धेय संत सुंदरदास जी की नगरी में आज इस आशीर्वाद होटल के सभागार में दौसा शहर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रमुख जो अपने प्रतिष्ठान चला करके दौसा की आर्थिक स्थिति के चक्र को घुमाकर इसके विकास के पायदान को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, उनके सम्मेलन में हमारे बीच में मौजूद जो जयपुर शहर के महापौर रहे, 2 बार विधायक रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रहे और लगातार व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए चाहे कोई भी सरकार रही हो, अग्रिम पंक्ति में आकर उनके सहयोगी समर्थक बनकर हमेशा काम करने वाले हमारे श्रद्धेय आदरणीय अशोक जी परनामी साहब हमारे बीच में, कोटा के लगातार तीसरी विधायक। किसी शहर में लगातार कोई व्यक्ति यदि नेतृत्व करता है तो मैं समझता हूं उस व्यक्ति के साथ अंतिम पंक्ति में बैठे उस किसान मजदूर से लेकर उस शहर के प्रमुख व्यापारियों का आशीर्वाद रहता है। ऐसे हमारे आदरणीय संदीप जी शर्मा साहब, हमारे जिनका भी आपने ओजस्वी वक्तव्य सुना, बोल यहाँ रहे थे और मोर कौंक रहे थे हमारे सीकरी में और नगर में। ऐसे युवा बोर्ड के हमारे चेयरमैन, पूर्व में रहे पार्टी के प्रदेश के मंत्री, मेरे अजीज मित्र आदरणीय भूपेंद्र जी सैनी पिट्टू जिनके नाम से बोलते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के प्रभारी संजय नरूका जी, हमारे पूर्व के जिलाध्यक्ष सहारा जी और हमारे तिवारी जी और पार्टी के सभी शहर अध्यक्ष जी राधेश्याम जी और पंडित जी, सभी पूजनीय बुजुर्गों और मंच के समक्ष विराजमान परनामी जी, हम जो किसान कौम के लोग हैं या मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनका पुरातन समय से एटीएम यही रहे। एटीएम नहीं था पहले, हमारे तो कभी बच्चे के भी जुकाम हो जाता था तो हम दुकान पे आके कहते भाई सेठ जी 200 रुपये दे दो तो इलाज करा। मैं गलत तो नहीं कह रहा। उस वर्ग के लोग जो हमेशा दीन दुखी का सहारा बनकर लोगों को रोजगार दे करके जिस प्रदेश में, जिस जिले में रहते हैं, वहां के आर्थिक चक्र को सुदृढ़ करने का काम करते हैं। वो दौसा की सभी हस्तियां, समाजों की भी और व्यापारिक प्रतिष्ठानों की भी यहाँ बैठे, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार। दौसा में उपचुनाव है, यानी आपका सौभाग्य है कि अपने मत का दान करने का एक ही वर्ष में विधानसभा के लिए दूसरी बार आपको अवसर मिला है। और अवसर जब मिला है जब दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया हो, यानी पूरा देश अपनी सुख समृद्धि की कामना कर रहा हो, उस समय पर समृद्धि और वैभव को बढ़ाने के लिए कई राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक सभी क्षेत्रों की आवश्यकता पड़ रही हो और वहां आपको एक ऐसा प्रतिनिधि चुनने की अधिकार मिल गया हो उसी समय पर जो आपकी समृद्धि की बात को राजस्थान की सबसे बड़ी
जाकर वह कामना भी करे, अपनी बात को भी रखे। ऐसा अवसर आप सबको मिला है। मैं आपको सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी। अभी आदरणीय भूपेंद्र जी सैनी साहब कह रहे थे, परसों के दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी पधारे और उनका भव्य स्वागत होना चाहिए। अभी स्वागत क्यों होना चाहिए सर? ये भी कौतूहल का विषय होगा ना। ये स्वागत क्यों होना चाहिए? ये स्वागत इसलिए होना चाहिए कि किसी भी जिले के, किसी भी शहर के विकास के लिए सरकार की सुदृष्टि होना बहुत जरूरी है। और वो दृष्टि अच्छी जब रहती है जब सरकार का मुखिया, सरकार के लोग हमारे बीच में आए तो अपनी बात तो कहीं कहें, ये तो हमारा अधिकार है, लेकिन उनका अभिवादन, उनका इस्तकबाल, उनका स्वागत भी भव्य तरीके से हो, जिससे प्रसन्नता बढ़े और उनकी खजाने की चाबी आपके हाथ में मिल जाए। और वो इसलिए भी होना चाहिए कि आपने साहब लगातार आप देख रहे हो, यहां से कांग्रेस का प्रतिनिधि चुन रहा है। मैं तो गांवों में भी जा रहा हूं, तो कल निवाली गया, मैं कारोबार गया, फिर निवाली गया, गुजर हो गया। तो मैंने गुजर सरदारों से कहा, मैंने कहा तुम तो आदत सी पड़ गई है तुमको कुछ, भाई परिस्थितियां ऐसी रही है तो वोट देते ही रहे। और पिछली बार है कांग्रेस की सरकार थी, प्रतिनिधि भी कांग्रेस का ही था। फिर ये मैं सड़क पे कर जो आया हूं अभी कारोता से निवालिया जाने, आदरणीय प्रणामी जी, इतनी बुरी हालत है कि पैदल भी कोई व्यक्ति चले तो 3 बार उसको 1.5 किलोमीटर में बैठना पड़ता है। लेकिन आपके विकास की कोई सोचे नहीं, आपकी प्रगति की कोई सोचे नहीं, और वैसी टाटा बाय बाय करने वाले लोग आते हैं, तुम वोटों को वैसे दे देते हो। अब सोचो कि हमको कदम से कदम मिलाकर चलना है। हमें पीने को पानी चाहिए, सिंचाई को पानी चाहिए, उद्योग स्थापित हों, बिजली निर्बाध रूप से मिले और कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, तो सरकार के साथ खड़े होकर उसको गति देने का एक अवसर आया है। दौसा का विकास सुनिश्चित क्यों है साहब? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक्सप्रेस वे को दौसा होकर निकाल दिया, जो बड़ौदा जाएगा। बड़ौदा से दिल्ली का जो रूट है, आप सब समझदार हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से उद्योगों को ट्रांसफर किया जा रहा है और ट्रांसफर करके कहां भेजा जा रहा है? इस एक्सप्रेस वे के आसपास जो जमीनें हैं, जहां पानी की उपलब्धता ठीक होगी, वहां ये उद्योग स्थापित होंगे। उद्योग स्थापित होंगे तो उनमें मजदूर भी आएंगे, संख्या बढ़ेगी, वो आएंगे तो हमारा बाजार बढ़ेगा। हमारा बाजार बढ़ेगा तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने माननीय मोदी जी के पास जाकर ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच थी कि हर व्यक्ति को पीने का पानी मिले और सिंचाई का मिले, 13 जिले जो 21 हो गए, 13 जिलों की प्यास बुझाने के लिए और किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए ERCP की जो महत्वपूर्ण योजना है उसको लागू करना है। मोदी जी ने एक झटके में दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाया, उसका समझौता करा दिया और इस चुनाव के कारण अभी शिलान्यास नहीं हो पाया, उसका दिसंबर तक शिलान्यास होकर के इसी कार्यकाल में चंबल का पानी दौसा के खेतों में, बांधों में आकर के रहेगा। पानी की जब उपलब्धता हो रही है तो जो उद्योग विस्थापित होंगे दिल्ली से और दिल्ली के आसपास से, तो बड़े सेठ लोग अभी चक्कर लगाने लगे, वो जमीनें सुरक्षित करने लगे हैं। इस कॉरिडोर के आसपास हमें जमीन मिल जाए तो उसमें यदि राजस्थान में पहले फेज में सबसे ज्यादा
का विकास होगा तो उसका नाम है 2 साल। अब वो नरेंद्र मोदी जी ने रास्ता खोल दिया, आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय भजनलाल जी की आवश्यकता है। अब भजनलाल जी 2 साल के लिए जब इतना सोच रहे हैं तो हम 1 किलो फूल, ये हमारा फर्ज बनता है कि अपने प्रतिष्ठान से ऐसे राजस्थान के लाभ का स्वागत अवश्य करें, जिससे और प्रसन्नता हो और यहाँ के विकास के द्वार और ज्यादा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो इसलिए आदरणीय परनामी जी ने कल कहा था कि भाई हम 4-5 दिन से सब जगह घूम रहे हैं, लेकिन मेरा जिनसे ज्यादा मन मिला हुआ है उन लोगों से मैं सीधा संवाद करना चाहता हूँ। तो जब भी जयपुर में कोई बात आती है तो सरकारों के पास मैं जाता हूँ, तो रात को योजना बनी, सारा जी को उनको जिम्मेदारी दी, आप सबको सूचना हुई और मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि आप लोग पूरे मन से, वरना साहब 36 व्यंजनों को निमंत्रण दे दो, आजकल घर को इस समय पर कोई छोड़ना नहीं चाहता। आप लोग यहाँ आए हैं, इससे यह लगता है कि इन सब लोगों के मन में भजनलाल जी के प्रति जो सम्मान है, भजनलाल जी के प्रति जो सहिष्णुता है, और वो इसलिए भी कि देखिए साहब, इसी राजस्थान में 10-11 महीने पहले जब पुलिस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने जाती थी तो पुलिस पीटती थी। आपको ध्यान है ना, रोज अखबारों में खबर आती थी कि गुंडों ने फला व्यापारी पर हमला किया, उससे चौथ वसूली मांगी, पुलिस उसको गिरफ्तार करने गई, छतों से पथराव हुआ, पुलिस पिटी, 4 के सिर फूटे, 3 की टांग टूटी, गाड़ी में बैठा। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब होता ऐसा है कि यदि पहले तो घटना होती नहीं है, और यदि घटना हो भी जाए तो 24 घंटे जब होते, जब अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाकर आम जन को न्याय देने का काम करते हैं। वही पुलिस है। ये इसलिए हुआ है कि पुलिस का इकबाल मजबूत हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो, और गुंडा कितना भी बड़ा किसी भी समाज का हो, उसको सबक सिखाकर उसका इंतजाम करने का संदेश प्रदेश के मुखिया आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने किया। अब उनका स्वागत हमको इसलिए भी करना चाहिए, उन्होंने कहा उद्योगों के लिए बिजली चाहिए, किसान की सिंचाई के लिए बिजली चाहिए, और वो बिजली निर्बाध रूप से मिले, तो उन्होंने भारत सरकार की एक कंपनी से 1.5 लाख करोड़ का एक समझौता किया। वो कंपनी क्या करेगी, अपने सिस्टम को इम्प्रूव करेगी, और किसान को भी बिजली दिन में मिले और उद्योगों को बिजली 24 घंटे मिले। 9 बजे किसान जाएगा, बटन दबाएगा, जैसे ऑफिस खुलते हैं इस तरह से शाम तक खेत में पानी देगा, शाम को 6 बजे मोटर बंद करके अपने घर आकर के अपने परिवार के साथ टेलीविजन देखेगा, भोजन करेगा, विश्राम करेगा, दूसरे दिन फिर जाकर के अपने खेत में सिंचाई करेगा। और व्यापारियों को उद्योग चलाने के लिए कटौती की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। मैं तो कहा धन्य है वो जनजी जिन्होंने भजनलाल शर्मा जैसे व्यक्ति को जन्म दिया, सकारात्मक रूप से सोच करके राजस्थान के हर व्यक्ति के विकास की परिकल्पना लेकर के जो व्यक्ति इस राजस्थान को स्वर्णिम राजस्थान बनाने के लिए रिसर्जेंट राजस्थान आयोजित करके विदेशों से निवेश ला करके उसको धरातल पर लाकर, और सरकार ने तो साहब मनोरंजन करती थी, लास्ट के 3 साल हो जाते थे तब वो करते थे रिसर्जेंट राजस्थान, व्यापारी आते थे, एमओयू करते थे, अच्छा भोजन मिलता था, अधिकारी सोचते थे कि सरकार जा रही है, इनको तो ऐसे खिलाते। आदरणीय भजनलाल जी को ताली बजाओ, धन्यवाद दो कि सरकार के पहले ही वर्ष में उन्होंने रिसर्जेंट राजस्थान आयोजित करके 20 लाख 25 लाख करोड़ के एमओयू हो गए हैं, अनवरत रूप से चल रहा है। पहले ही साल में व्यवस्थाएं करके अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी कि फला आईएएस फला प्रदेश के व्यापारियों की पूरी देखभाल करेगा, कहीं कोई दिक्कत आए
आएगी तो उसका समाधान करने का काम राजस्थान की सरकार करेगी। आइए निवेश करिए, रोजगार सृजन होगा, उद्योग स्थापित होंगे, स्वर्णिम राजस्थान अपनी गति पकड़ेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री की सोच, जो बजट पेश हुआ आप सबने देखा होगा, इस प्रदेश का सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है। विपक्ष के साथी जब खड़े हुए बहस पर, आप सुन रहे होंगे, लाइव चलता है आजकल तो विधानसभा, आदरणीय प्रणामी जी जब सदस्य थे, उन्होंने प्रक्रिया चालू की और वो लाइव हो गया। सबने ये कहा कि हम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने इतना शानदार बजट पेश किया। ये विपक्ष के लोगों ने कहा, निरुत्तर हो गए और पेश ही नहीं किया। 8 तारीख को बजट पेश किया, 11 तारीख को मंत्रियों की मीटिंग बुलाई, प्रभारियों की मीटिंग बुलाई, 13 तारीख को हमको प्रभार के जिलों में जाने के लिए कहा और अभी तक 90% कामों की जमीन अलॉटमेंट हो गई, टेंडर हो गए, उद्घाटन शुरू हो गए। मैंने कहा धन्यवाद ऐसे मुख्यमंत्री को, मैं तो धन्यवाद दूंगा उनके माँ बाप को कि ऐसी सोच का मुख्यमंत्री प्रदेश में बना दिया, जो ये कहते हैं कि माननीय मोदी जी की जो सकारात्मक सोच है, उनका जो आशीर्वाद है कि हम कहते हैं वो करते हैं, उसको बजट को धरातल पर ला करके निर्माण के कामों को शुरू करवाने का काम भी करते हैं। ताली बजानी चाहिए, नहीं बजानी चाहिए इस मुख्यमंत्री। तो इस दौसा के विकास को जो अवरोध आ गए, उन अवरोधों को आगे बढ़ाने के लिए देसी कहावत है साहब, गाय से भी दूध लेना है तो पारा लगाएंगे क्या बचिया लगाएंगे? बताइए, गाय पारे से दूध देगी या बचिया बछड़े से देगी? बछड़े से। तो फिर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सीट से ना सरकार बदल रही ना कोई बढ़ रही। तो फिर दौसा के लोग इतने, मैं जहां संत सुंदरदास जैसे महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया हो, जिन्होंने पूरी दुनिया को संदेश देने का काम किया हो, उनका इतने ग्रंथ है, उनको पढ़कर आप अपने मन की शुद्धिकरण करते हो, तो हे देवतुल्य सदारो, इस दौसा के आने वाली भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए इस बार अपना वकील भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को, जगमोहन मीना को बनाकर विधानसभा में भेज दो। ये पूरा मंच और मैं आप सबके चरणों की धूल को माथे से लगाकर आपके सर्वांगीण विकास का संकल्प की कल्पना करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री से हम भी आपके बारे में कहेंगे, आपने पधारे, आपका हृदय से स्वागत। और मेरे जैसे निर्णय से राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता का आपने जो वक्तव्य सुना, उसके